मुझे अपनी कटार से तेरी हथेली को चीरना होगा। जो खून बहेगा वही तेरी सत्ता का तिलक बनेगा। बोल, क्या तू तैयार है? हाँ बाबा, अगर राजा बनने के लिए मुझे अपना खून देना पड़े तो मैं तैयार हूँ। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रहता है भोलू, एक सीधा साधा इंसान जिसकी दुनिया उसकी पत्नी कावेरी की डांट और साले मुन्ना की शरारतों तक सिमटी थी। जीजा जी, क्या संगीत है। इस थाली की आवाज बता रही है कि ये अंदर से कितनी खाली है, बिल्कुल मेरे पेट की तरह। क्या आज भी हवा खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा? मुन्ना, अपनी ये नौटंकी बंद कर। देख नहीं रहा मैं पहले ही कितना परेशान हूँ। गांव में किसी के पास काम नहीं है। कल जमींदार के यहाँ गया था, उसने धक्के मारकर निकाल दिया। तो आपने धक्के क्यों खाए? आप कहते कि जमींदार साहब धक्के मत मारिए, वैसे ही कमजोरी से चक्कर आ रहे हैं, कहीं गिर गया तो उठाने की तकलीफ भी आप ही को करनी पड़ेगी। तभी कावेरी हाथ में खाली घड़ा लिए अंदर आती है। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में गुस्सा है। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? यहाँ घर में चूल्हा जलने की उम्मीद खत्म हो चुकी है और तुम दोनों साले जीजा बैठकर लतीफे सुना रहे हो। भोलू, कब तक मैं पड़ोसियों के ताने सुनूंगी? कावेरी, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, पर किस्मत ही रूठी हुई है। किस्मत नहीं, तुम्हारी हिम्मत रूठी हुई है। सुखीराम को देखो, शहर गया था और अब सोने की अंगूठी पहनकर लौटा है, और तुम बस इस मुन्ना के साथ बैठकर ख्याली पुलाव पकाते हो। आज फैसला करना होगा, या तो तुम धन कमा कर लाओगे या इस घर का दरवाजा हमेशा के लिए भूल जाओगे। दीदी, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं। अगर जीजा जी घर छोड़ देंगे तो आपके बर्तन कौन मांझेगा और मेरा मनोरंजन कौन करेगा? तू तो चुप ही रह निखट्टू। भाई ऐसा मिला जिसे बस पेट की चिंता है, और पति ऐसा जो भाग्य के भरोसे बैठा है। भोलू, मैं साफ कह रही हूँ, मुझे गरीबी से नफरत नहीं है, पर तुम्हारी इस लाचारी से नफरत है। अभी निकलो यहाँ से। ठीक है कावेरी, अगर तुझे लगता है कि मैं सिर्फ बोझ हूँ तो मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना, जब लौटूंगा तो इतना धन लाऊंगा कि तू उसे गिनते गिनते थक जाएगी। जीजा जी रुकिए, मैं भी आ रहा हूँ। दीदी के गुस्से से अच्छा तो जंगल के भेड़ियों का सामना करना है, कम से कम वे ताने तो नहीं मारते। भोलू और मुन्ना बिना पीछे मुड़े घर से निकल जाते हैं। कावेरी की आंखों में आंसू हैं, पर वो अपना कठोर मुखौटा नहीं हटाती। चलते चलते वो दोनों एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। जीजा जी, भूख के मारे मेरी आंतें कुश्ती लड़ रही हैं। क्या आपको लगता है कि इस जंगल में कोई होटल होगा? मुन्ना, हम यहाँ पिकनिक पर नहीं आए हैं, हमें काम ढूंढना है, पर इस अंधेरे में तो रास्ता भी नहीं दिख रहा। रास्ता तो छोड़िए, मुझे तो अपनी उंगलियां भी नहीं दिख रही। कहीं कोई शेर आ गया और उसने मुझसे मेरा परिचय पूछा तो मैं क्या कहूंगा? कि मैं राजा का साला बनने वाला हूँ, कृपया मुझे कल खाइएगा। अचानक वहाँ एक तांत्रिक प्रकट होता है। हाँ, दुनिया के सताए हुए दो मुसाफिर। भोलू, तेरा दुख बहुत गहरा है, पर तेरी तकदीर बहुत ऊंची है। अरे जीजा जी, ये तो वही है, क्या कहते हैं उसे, चमत्कारी बाबा। बाबा, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास आपको दक्षिणा देने के लिए सिर्फ ये फटी हुई पोटली है। आप मेरा नाम जानते हैं? क्या आप कोई सिद्ध पुरुष हैं? मैं वो देख सकता हूँ जो साधारण मनुष्य नहीं देख पाते। तेरे हाथ की लकीरें कह रही हैं कि तू राजा बनने के लिए पैदा हुआ है, पर तेरी दरिद्रता ने उन लकीरों को दबा दिया है। क्या सचमुच मैं राजा बन सकता हूँ? पर कैसे? मेरे पास तो सेना भी नहीं है। सेना की जरूरत नहीं, साहस की जरूरत है। मैं अपनी तंत्र विद्या से तेरे सीधे हाथ पर राजयोग की रेखा खींच सकता हूँ। यह रेखा तुझे स्वर्णपुर के सिंहासन तक ले जाएगी। बाबा, क्या ऐसी कोई रेखा मेरे हाथ पर भी खींच सकते हैं, जिससे मुझे रोज गरम गरम समोसे मिले? खामोश भोलू, यह क्रिया दर्दनाक होगी। मुझे अपनी कटार से तेरी हथेली को चीरना होगा। जो खून बहेगा वही तेरी सत्ता का तिलक बनेगा। बोल, क्या तू तैयार है? हाँ बाबा, अगर राजा बनने के लिए मुझे अपना खून देना पड़े तो मैं तैयार हूँ। मेरी पत्नी ने जो अपमान किया है उसका बदला लेने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। तांत्रिक भोलू का हाथ पकड़ता है, एक चमकती हुई कटार निकालता है और भोलू की हथेली पर एक लंबा चीरा लगाता है। भोलू दर्द से तड़प उठता है, पर पीछे नहीं हटता। ये ले, अब तेरी हथेली पर राजयोग अंकित हो गया है। अब यहाँ से उत्तर की ओर स्वर्णपुर की तरफ भाग। कल सुबह सूर्योदय के समय जो सबसे पहले वहाँ के सूर्य मंदिर में प्रवेश करेगा वही राजा बनेगा। जा, रुकना मत।
ध्यान रहे, आज का दिन स्वर्णपुर के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे दिवंगत राजा की वसीयत के अनुसार जो भी परदेसी सबसे पहले इस मंदिर में प्रवेश करेगा वही हमारा रक्षक होगा। जीजा जी, भागो, वो देखो मंदिर। अगर कोई और पहले घुस गया तो हमें दरबान की नौकरी भी नहीं मिलेगी। मैं पहुंच गया मुन्ना। जैसे ही मंदिर के विशाल द्वार खुलते हैं, भोलू लड़खड़ाता हुआ अंदर गिरता है। सूर्य की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ती है। रुकिए, देखिए इसके हाथ को, ये तो खूनी राजयोग की रेखा है। देवताओं ने स्वयं इसे भेजा है। हटो भाई हटो, राजा साहब के सबसे करीबी रिश्तेदार को आने दो। जीजा जी, आप तो गिरते गिरते राजा बन गए। इसे कहते हैं लड़खड़ाकर सिंहासन पाना। महाराज भानुषण की जय। स्वर्णपुर के नए अधिपति की जय। समय बदल चुका था। जो कल तक एक साधारण इंसान था, वो अब महाराज भानुषण बन चुका था। अब कोई उसे भोलू कहने का साहस नहीं करता था। हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा था, महाराज भानुषण। भोलू उस विशाल सिंहासन को देखकर मन ही मन कुछ सोचने लगता है। कावेरी देख, आज तेरा पति राजा बन गया। तांत्रिक बाबा, आपका शुक्रिया। अब मैं दिखाऊंगा कि सत्ता क्या होती है। महाराज, आपका स्वागत है, पर आपके ये साथी, ये कौन है? मैं इस राज्य का मुख्य सलाहकार और मिठाई परीक्षक हूं। मेरा नाम मुन्ना है। और खबरदार, अगर किसी ने जीजा जी को नजर लगाई तो मैं उसे अपनी बातों से ही मार डालूंगा। महामंत्री जी, मुझे बताइए कि इस राज्य में सबसे शक्तिशाली कौन है? महाराज, राजा ही सबसे शक्तिशाली होता है, पर उसकी शक्ति उसकी प्रजा की खुशहाली में होती है। प्रजा की खुशहाली? नहीं महामंत्री, शक्ति खजाने में होती है। मैंने गरीबी देखी है और अब मैं कभी गरीब नहीं होना चाहता। खजाने के द्वार खोल दो और हर उस व्यक्ति पर टैक्स लगा दो जो सांस ले रहा है। जीजा जी, सांस लेने पर टैक्स? फिर तो जो लोग खर्राटे लेते हैं उनसे तो दोगुना लेना चाहिए। पर महाराज, लोग बहुत गरीब हैं, वे पैसे कहां से लाएंगे? वे चोरी करें या भीख मांगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे स्वर्णपुर को सोने से मढ़ना है। महाराज, ये नीति विनाशकारी है। पड़ोसी राज्य विजयपुर के राजा प्रतापवीर बहुत न्यायप्रिय हैं। वे हमारे इस व्यवहार की निंदा करेंगे। विजयपुर? राजा प्रतापवीर कौन है वो? क्या उनके पास मुझसे ज्यादा सोना है? उनके पास सोना भले कम हो, पर मान सम्मान बहुत है। उनकी पुत्री राजकुमारी माया की सुंदरता और बुद्धि के चर्चे दूर दूर तक हैं। राजकुमारी माया? तो ठीक है, संदेश भेजो कि स्वर्णपुर के महाराज उनसे विवाह करना चाहते हैं। अगर उन्होंने मना किया तो विजयपुर मेरा अगला शिकार होगा। जीजा जी, शादी की बात तो ठीक है, पर पहले ये तो देख लो कि वो आपको पसंद करती हैं या नहीं। कहीं ऐसा न हो कि शादी के बाद आप किसी ड्रम में पड़े मिलें। जब भोलू और मुन्ना काफी दिनों तक घर नहीं पहुंचे तो कावेरी बहुत परेशान हो गई। राधा, कई महीने बीत गए, भोलू और मुन्ना का कोई पता नहीं। क्या मैंने उन्हें घर से निकालकर गलती की? सुना है स्वर्णपुर में जो नया राजा बना है वह बहुत क्रूर है। उसने गरीबों पर इतने टैक्स लगा दिए हैं कि लोग मर रहे हैं। लोग कह रहे हैं उसका हुलिया तेरे भोलू जैसा ही है। नहीं, मेरा भोलू ऐसा नहीं हो सकता। वो भोला था, लालची नहीं। पर मुन्ना भी तो उसके साथ था। क्या सत्ता ने उसे बदल दिया? तू खुद क्यों नहीं जाकर देखती? स्वर्णपुर यहाँ से सिर्फ 2 दिन की दूरी पर है। मुझे जाना होगा। अगर वो सचमुच भोलू है तो मुझे उसे रोकना होगा। वो जिस रास्ते पर चल रहा है उसका अंत सिर्फ तबाही है। संभल कर जाना कावेरी। सुना है वहाँ के सैनिक अब औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शते। जो औरत अपने पति को घर से निकाल सकती है वो राजा से डरने वाली नहीं। मैं कल ही निकलूंगी। स्वर्णपुर का दूत पत्र लेकर राजा प्रतापवीर के पास पहुंचता है। क्या? स्वर्णपुर का ये नया राजा, जिसकी जड़ें तक किसी को नहीं पता, वो मेरी पुत्री का हाथ मांग रहा है, और वो भी धमकी के साथ। पिताजी, अहंकार जब चरम पर होता है तो इंसान अपनी सीमाएं भूल जाता है। राजा भानुषण को लगता है कि धन से वो सब कुछ खरीद सकता है। दूत, जाकर अपने राजा से कह दो कि विजयपुर की राजकुमारी कोई वस्तु नहीं है जिसे वो जीत सके। हम युद्ध स्वीकार करेंगे, पर अपमान नहीं। महाराज, राजा प्रतापवीर ने आपका अपमान किया है। क्या आप इसे सहेंगे? विजयपुर की धरती उपजाऊ है, वहां का खजाना भरा है। उसकी इतनी हिम्मत! कल ही मेरी सेना तैयार करो। मैं विजयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा और माया को अपनी दासी बनाऊंगा। महाराज, युद्ध की क्या जरूरत है? आप उन्हें एक टोकरी लड्डू भेजिए, शायद वे मान जाएं। मुन्ना, अब खेल बड़ा हो गया है।
मुझे सम्राट बनना है। तांत्रिक जी, आप मेरा मार्गदर्शन करें। बस विजयपुर पर आक्रमण करो महाराज, बाकी मैं देख लूंगा। तांत्रिक मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगता है, अब मेरा असली खेल शुरू होगा। सैनिक तैयार खड़े हैं, भानुषण घोड़े पर सवार है। तभी भीड़ को चीरते हुए एक औरत सामने आती है, वह कावेरी है। रुको भोलू, ये तुम क्या कर रहे हो? कावेरी, तुम यहाँ कैसे? महाराज, क्या आप इस साधारण औरत को जानते हैं? नहीं, मैं इसे नहीं जानता। यह कोई पागल औरत लगती है। सैनिकों, इसे रास्ते से हटाओ। अरे जीजाजी, ये तो दीदी हैं। आप इन्हें पहचानने से मना कर रहे हैं? ये तो सरासर अन्याय है। दीदी, आप घर जाओ, यहाँ मामला गर्म है। भोलू, जिस हाथ पर तुमने वो खूनी लकीर खिंचवाई है वो तुम्हें कभी सुख नहीं देगी। तूने अपनी पत्नी को पहचानने से मना कर दिया। ठीक है, आज से मैं भी तुझे अपना पति नहीं मानती। तू राजा नहीं, एक अपराधी है। सैनिकों, इसे कैद कर लो और काल कोठरी में डाल दो। युद्ध के बाद मैं इसका फैसला करूंगा। सेना, आगे बढ़ो, विजयपुर हमारा है। लो कर लो बात। अब तो घर वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। जीजाजी सम्राट बनेंगे और मैं जेल की रोटियां गिनूंगा। भानुषण की सेना विजयपुर पर हमला कर देती है। चारों ओर धुआं और चीख पुकार मची है। भानुषण की विशाल सेना ने विजयपुर की छोटी सैन्य टुकड़ी को चारों ओर से घेर लिया है। महामंत्री, देखो मेरी सेना का पराक्रम। विजयपुर की दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं। प्रतापवीर कहाँ है? उसे मेरे सामने घुटनों पर लाओ। रणभूमि में हाहाकार मचा है। पराजय को देख राजा प्रतापवीर प्राण बचाने के लिए रणभूमि छोड़कर भाग रहे हैं। जीजाजी, मेरा मतलब है महाराज, यहाँ तो चारों तरफ लोहे की आवाजें आ रही हैं। क्या हम युद्ध बंद करके सुलह नहीं कर सकते? मैंने सुना है विजयपुर के हलवाई बहुत मशहूर हैं। अगर वे मारे गए तो हमें कचौड़ियां कौन खिलाएगा? महाराज, यह विजय नहीं, विनाश है। प्रतापवीर की सेना खत्म हो चुकी है। वो स्वयं रणभूमि छोड़कर पीछे हट गए हैं। हमें निर्दोष सैनिकों को और नहीं मारना चाहिए। जो भाग गया वो राजा कहलाने लायक नहीं। जाओ, राजमहल पर कब्जा करो और याद रहे, प्रतापवीर की पत्नी रानी पद्मवती और उसके बेटे को बंदी बना लिया जाए। वे हमारे बंधक होंगे। महाराज, औरतों और बच्चों को पकड़ना तो गलत बात है। इससे अच्छा तो आप उनके बगीचे के सारे फल मंगवा लेते। कम से कम पेट तो भरता। जेल क्यों भर रहे हैं? मुन्ना, तू राजनीति नहीं समझेगा। प्रतापवीर को वापस बुलाने का यही एकमात्र रास्ता है। उधर जंगल के रास्ते राजा प्रतापवीर अकेले अपने घोड़े पर जान बचाकर भाग रहे हैं। हे ईश्वर, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे राज्य पर यह विपत्ति क्यों आई? मुझे अपने गुरु तपोनाथ के पास जाना होगा। वही इस संकट से निकलने का मार्ग दिखाएंगे। पद्मवती, मेरे पुत्र, मुझे क्षमा करना। मुझे जीवित रहकर बदला लेने के लिए ये कदम उठाना ही होगा। घने जंगल में स्थित तपोनाथ जी का शांत आश्रम। राजा प्रतापवीर लड़खड़ाते हुए उनके पास पहुंचते हैं। तपोनाथ जी, सब कुछ लुट गया। स्वर्णपुर के उस पापी राजा ने छल से मेरे राज्य पर अधिकार कर लिया। मेरी प्रजा मारी गई और मेरा परिवार अब उसके कब्जे में है। उठो वत्स, समय का पहिया घूमता रहता है। जो आज शिखर पर है, कल उसे गर्त में गिरना ही होगा। भानुषण का अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनेगा। पर गुरुदेव, उसके पास विशाल सेना है और वो कहता है कि उसके हाथ पर राजयोग की अजय रेखा है। मैं एक अकेला राजा उसका मुकाबला कैसे करूंगा? सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। वह रेखा जो उसने तंत्र के बल पर पाई है, वह केवल एक छलावा है। वह लकीर मांस पर खींची गई है, आत्मा पर नहीं। मैं तुम्हें एक ऐसी युक्ति बताऊंगा जिससे उसका अहंकार स्वयं उसे भस्म कर देगा। मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? मैं अपनी रानी और पुत्र को मुक्त कराने के लिए प्राणों की बाहुति भी दे सकता हूँ। तुम्हें धैर्य रखना होगा। उसे अपनी शक्ति पर गर्व है। हम उसकी इसी शक्ति को उसकी कमजोरी बनाएंगे। अभी तुम यही आश्रम में विश्राम करो और एक साधारण तपस्वी का वेश धारण करो। स्वर्णपुर की कालकोठरी में कावेरी एक कोने में बैठी है। तभी सैनिक रानी पद्मवती और उनके छोटे पुत्र को अंदर बंद कर देते हैं। आप कौन है बहन? और इस नन्हे बालक को इन जालिमों ने यहाँ क्यों डाल दिया? मैं विजयपुर की रानी पद्मवती हूँ। उस अत्याचारी भानुषण ने मेरे सुहाग को छीनने की कोशिश की और अब हमें यहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिया। तो वो सचमुच भोलू ही है मेरा पति। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो इंसान एक चींटी मारने से डरता था, वो आज राज्यों को तबाह कर रहा है। क्या वह आपका पति है? फिर आप यहाँ जेल में क्यों हैं? क्योंकि मैंने उसे आईना दिखाने की कोशिश की। सत्ता ने उसे अंधा कर दिया है।
उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। पर आप फिक्र न करें रानी माँ, जिस पाप की बुनियाद पर वो सिंहासन टिका है उसे ढहना ही होगा। माँ, मुझे डर लग रहा है। क्या पिताजी हमें बचाने आएंगे? अरे रो मत छोटे राजकुमार, देखो मैं तुम्हारे लिए चोरी छुपे राजमहल से कुछ मिठाइयां लाया हूँ। दीदी आप भी थोड़ा खा लो। मुन्ना, तू अभी भी उसका साथ दे रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? दीदी मैं साथ नहीं दे रहा, मैं तो जासूसी कर रहा हूँ। अगर मैं भी जेल में आ जाता तो आप सबको ये लड्डू कौन खिलाता? जीजा जी तो अब पागल हो गए हैं। वे अब किसी राजकुमारी माया से शादी करने की बात कर रहे हैं। शादी? उसे कह देना मुन्ना कि जिस दिन वो मंडप में बैठेगा उसकी चिता भी उसी दिन सजेगी। तांत्रिक जी, राज्य जीत लिया, खजाना भर लिया, पर मन में शांति नहीं है। वो कावेरी की बातें मुझे सोने नहीं देती। महाराज, ये सब मन का वहम है। आपको अपनी विजय का उत्सव मनाना चाहिए। जाइए जंगल में शिकार खेलिए। शास्त्रों में लिखा है कि नया राजा जब शिकार करता है तो उसका डर समाप्त हो जाता है। महाराज, अभी युद्ध के घाव ताजे हैं, आपका अकेले जंगल जाना सुरक्षित नहीं है। मैं अब किसी से नहीं डरता महामंत्री। मुन्ना तैयार हो जा, हम शिकार पर जा रहे हैं। जीजा जी, शिकार? मेरा मतलब है महाराज, शिकार में जानवर भागते हैं और हमें उनके पीछे भागना पड़ता है। इससे अच्छा तो हम रसोई में शिकार करें। वहां हलवाई बेचारा कहीं भागता भी नहीं है। तू बस साथ चल और मेरा धनुष उठा। मुझे आज एक शेर का शिकार करना है। शेर का? महाराज, शेर को पता नहीं है कि आप राजा बन गए हैं? कहीं वो आपको आम आदमी समझकर नाश्ता न बना ले। भानुषण एक हिरण का पीछा करते हुए अपनी सेना और मुन्ना से बिछड़ गया है। वो थक कर एक कुटिया के पास रुकता है जहाँ प्रतापवीर साधु के वेश में बैठे हैं। हे महात्मा, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या यहाँ जल मिलेगा? और क्या आपने यहाँ से किसी स्वर्ण मृग को जाते देखा है? राजन, इस वन में मृग तो बहुत हैं, पर जो मृग आप ढूंढ रहे हैं वो आपके कर्मों की तरह ओझल हो गया है। आइए कुटिया में विश्राम कीजिए। आप मुझे पहचानते हैं? जिसकी कीर्ति और क्रूरता के चर्चे हवाओं में हो उसे कौन नहीं पहचानेगा? महाराज भानुषण। आप तो अंतर्यामी लगते हैं। क्या आप मेरा भविष्य बता सकते हैं? भविष्य आपके हाथों की लकीरों में नहीं, आपके आचरण में है। पर सुना है आपके हाथ पर कोई दिव्य रेखा है, क्या मैं देख सकता हूँ? भानुषण गर्व से अपना हाथ आगे बढ़ाता है। देखिए, ये है वो राजयोग की रेखा। प्रतापवीर उसे देखते ही मन कहते हैं, यही है वो नकली लकीर। राजन, ये रेखा थोड़ी धुंधली पड़ रही है। इसे चमकाने के लिए आपको एक विशेष जड़ी बूटी का लेप लगाना होगा जो मेरे पास है। कुटिया के अंदर भानुषण लेटा हुआ है। प्रतापवीर उसके हाथ पर एक तीखा लेप लगाते हैं। आह महात्मा जी, यह तो बहुत जल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तेजाब डाल दिया हो। धैर्य रखिए महाराज, ये जलन आपके पापों को सोख रही है। जैसे ही ये जलन शांत होगी आपकी असली शक्ति सामने आएगी। धीरे धीरे भानुषण की हथेली का वो गहरा निशान जो तांत्रिक ने चाकू से बनाया था उस औषधीय लेप के कारण मिटने लगता है। ये क्या? मेरी राजयोग की रेखा कहाँ गई? महात्मा, आपने ये क्या किया? मेरा भाग्य मिट गया। राजन, जो रेखा चाकू से बनाई जाए वो दवा से मिट ही जाती है। भाग्य की लकीरें ईश्वर लिखता है, कोई तांत्रिक नहीं। अब तुम क्या हो? बिना उस लकीर के तुम वही साधारण भोलू हो जो अपनी पत्नी के डर से भागा था। आप कौन हैं? मैं वही प्रतापवीर हूँ जिसका राज्य तुमने छीना, जिसकी पत्नी को तुमने कैद किया। मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। तुम्हारी शक्ति उस भ्रम में थी भोलू। अब तुम्हारी प्रजा को पता चलेगा कि तुम कोई ईश्वरीय अवतार नहीं बल्कि एक ठग हो। मुन्ना हाफते हुए कुटिया तक पहुंचता है और उसके पीछे पीछे वो पापी तांत्रिक भी है। जीजा जी, यहाँ तो मच्छरों ने मेरा हुलिया बिगाड़ दिया है। अरे ये साधु बाबा कौन है? महाराज, क्या हुआ? आपकी रेखा वो मिट कैसे गई? तांत्रिक, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। भोलू, देखो इस तांत्रिक को। ये तुम्हें राजा नहीं बनाना चाहता था बल्कि तुम्हारे जरिए इन दोनों राज्यों के खजाने को लूटना चाहता था। जैसे ही तुम सम्राट बनते ये तुम्हें जहर देकर खुद गद्दी पर बैठ जाता। खामोश सुदर्शन, अगर रेखा मिट गई है तो मैं अभी इस भोलू को खत्म करके सारा राजपाट अपने नाम कर लूंगा। ओ कटार वाले बाबा, जीजा जी को हाथ भी लगाया तो मैं आपकी दाढ़ी खींच लूंगा। महाराज, अब तो समझ जाइए, ये बाबा आपको राजा नहीं बकरा बना रहे थे। मुझे क्षमा कर दो प्रतापवीर, मुझे क्षमा कर दो कावेरी। मैं लालच में अंधा हो गया था। तांत्रिक, तूने मेरे भरोसे का कत्ल किया है। तांत्रिक हमला करने ही वाला होता है कि तभी प्रतापवीर के गुप्त सैनिक जो आश्रम में छिपे थे उसे चारों ओर से घेर लेते हैं।
आश्रम के पास बहती नदी के किनारे भानुषण अकेला बैठा पानी में अपना चेहरा देख रहा है। उसकी हथेली पर अब सत्ता का कोई निशान नहीं है। ये चेहरा, क्या ये वही भोलू है जो गांव में अपनी पत्नी की डांट सुनकर रो पड़ता था? या ये वो राजा भानुषण है जिसने हजारों माताओं की गोद सुनी कर दी? वह तांत्रिक सच कह रहा था। मैं राजा बनने के लायक नहीं था। मैंने केवल एक लकीर के लिए अपना ईमान बेच दिया। जीजा जी, चांद को घूरने से वो नीचे नहीं आएगा, और पानी में शक्ल देखने से अच्छा है कि आप मेरी शक्ल देख लें। कम से कम मैं आपको आपकी औकात याद दिलाता रहूंगा। मुन्ना, अब तू भी मेरा मजाक उड़ा ले। मैंने पहचान लिया कि मैं क्या हूँ। मैंने अपनी पत्नी को कालकोठरी में डाल दिया, एक अबोध बालक का बचपन छीन लिया। मैं सम्राट बनने चला था, पर एक इंसान भी न रह सका। जीजा जी, देर आए पर दुरुस्त आए। वैसे आप अभी भी राजा लग रहे हैं, बस थोड़े कम चमकदार। अब रोने से क्या होगा? चलिए राजा प्रताप वीर के पास। वे नेक इंसान हैं, शायद आपको माफ कर दें और मुझे किसी मिठाई की दुकान का मैनेजर बना दे। नहीं मुन्ना, माफी इतनी आसान नहीं होती। मुझे अपना पाप धोना होगा। मुझे स्वयं स्वर्णपुर जाना होगा और उन सबको आजाद करना होगा जिन्हें मैंने दुख दिया, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। जान देने की बात मत कीजिए महाराज, अभी तो मैंने नई शेरवानी भी नहीं सिली है। चलिए हिम्मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, कम से कम गवाह के तौर पर कि आप सुधर गए हैं। भानुषण और मुन्ना साधारण वेश में छिपे हुए हैं। उन्होंने देखा कि महल पर तांत्रिक के वफादार सैनिकों का कड़ा पहरा है। मुन्ना देखो, महामंत्री कहीं नजर नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है जैसे तांत्रिक ने मेरे पीछे पूरे महल पर कब्जा कर लिया है। मैंने कहा था ना, वो बाबा कम और डाकू ज्यादा लग रहा था। अब हम अंदर कैसे जाएंगे? अगर हमने कहा कि मैं राजा हूँ तो सैनिक कहेंगे और मैं इंद्रदेव का दामाद हूँ। हमें चोर रास्ते से जाना होगा, वो रास्ता जो सीधे कालकोठरी की ओर जाता है। मुझे कावेरी और रानी पद्मवती को बचाना है। चोर रास्ता? जीजा जी, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, और अगर वहां चूहे हुए तो? मेरी बहादुरी चूहों के आगे घुटने टेक देती है। डर मत मुन्ना, आज न्याय की जीत होगी। तू बस नजर रखना कि कोई पीछे से न आए। वे दोनों गुप्त रास्ते से महल के अंदर प्रवेश करते हैं। तभी उन्हें तांत्रिक की आवाज सुनाई देती है जो अपने सैनिकों को निर्देश दे रहा है। हाँ, वह मूर्ख भोलू जंगल में मर चुका होगा। अब सारा स्वर्णपुर और विजयपुर मेरा है। कल सुबह मैं खुद का राज तिलक करूंगा, और उन दोनों औरतों को मौत के घाट उतार दो ताकि कोई गवाह न बचे। जैसे तैसे संघर्ष करते हुए भानुषण और मुन्ना कालकोठरी तक पहुंच जाते हैं। जीजा जी, वो देखिए, दो पहलवान खड़े हैं। अब क्या करेंगे? नहीं मुन्ना, अब तलवार काम करेगी। भानुषण तेजी से हमला करता है और अपनी पुरानी लाठी और सुदर्शन द्वारा दी गई तलवार से सैनिकों को चित कर देता है। वाह जीजा जी, आप तो एक्शन हीरो बन गए। भानुषण को अचानक सामने देखकर कावेरी और पद्मवती चौंक उठती हैं। फिर आ गए तुम? क्या अब हमारी जान लेने आए हो? नहीं कावेरी, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मुझे सजा दो, पर यहाँ से निकलो। मैं वो भोलू नहीं रहा जो अहंकार में अंधा था। मेरी राजयोग की रेखा मिट चुकी है। अब सिर्फ तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम और पश्चाताप बचा है। क्या ये कोई नया जाल है? नहीं रानी पद्मवती, ये असली वाले जीजा जी हैं। इन्होंने तांत्रिक को ठेंगा दिखा दिया है और अब हम सबको बचाने आए हैं। जल्दी कीजिए, वरना तांत्रिक हलवा बना देगा सबका। अगर तुमने अपनी गलती मान ली है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर याद रखना, आज हमें उस तांत्रिक का अंत करना होगा। तांत्रिक सिंहासन पर बैठा मुकुट पहनने ही वाला है कि तभी भानुषण, राजा प्रतापवीर और मुन्ना दरबार में गरजते हुए प्रवेश करते हैं। रुक जा पापी, वो सिंहासन तेरे लिए नहीं, न्याय के लिए है। तुम जीवित हो? सैनिकों, इसे पकड़ लो। यह एक ढोंगी है, इसकी राजयोग की रेखा मिट चुकी है। महामंत्री जेल से मुक्त होकर सैनिकों के साथ दरबार में दाखिल होते हैं। रुकिए सैनिकों, असली ढोंगी यह तांत्रिक है। इसने हमारे महाराज को गुमराह किया और हमारे राज्य को लूटा। स्वर्णपुर के वासियों, देखो इस तांत्रिक का असली चेहरा। इसने भोलू की हथेली पर घाव करके उसे सत्ता का लालच दिया। और सुनो, इसने मुझे लड्डू भी नहीं खिलाए। ऐसे इंसान को तो सजाए मौत मिलनी चाहिए। तुम सब मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे पास तंत्र विद्या है। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है, पर तभी तपोनाथ जी वहां प्रवेश करते हैं। उनकी दिव्य आभा के आगे तांत्रिक का काला जादू दम तोड़ देता है। अधर्म की आयु छोटी होती है तांत्रिक, तूने अपनी विद्या का दुरुपयोग किया। आज प्रकृति तुझे दंड देगी। मुनि तपोनाथ, इसे मेरे हवाले कीजिए। इसने मुझे और मेरे परिवार को बहुत तड़पाया है। नहीं भोलू, एक राजा न्याय करता है, बदला नहीं। इसे कालकोठरी में डाल दो, जहाँ ये जीवन भर अपने पापों का प्रायश्चित करे।
और हाँ, इसे खाने में सिर्फ वही कड़वा लेप देना जो इसने जीजा जी के हाथ पर लगवाया था। मुझे माफ कर दो, मुझे मौत दे दो, पर इस अंधेरी कोठरी में मत भेजो। इसे ले जाओ सैनिकों और पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि सत्य की जीत हुई है। महाराज भानुषण, अब सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। आप अब एक सच्चे राजा बन चुके हैं क्योंकि आपने अपनी गलती स्वीकार ली है। नहीं महाराज प्रतापवीर, मैंने ये सत्ता छल से पाई थी। मैं इस योग्य नहीं हूँ। मैं अपनी पत्नी और मुन्ना के साथ वापस अपने गांव जाना चाहता हूँ। मैं मिट्टी में मेहनत करके रोटी कमाऊंगा, पर अब कभी लालच नहीं करूंगा। आज मुझे तुम पर मान है भोलू। पर स्वर्णपुर का क्या होगा? महाराज, आप और महाराज प्रतापवीर मिलकर इन दोनों राज्यों को एक कर दीजिए। एक महाराज्य जहां न्याय और प्रेम का शासन हो। और महाराज, मुझे उस महाराज्य का स्वाद मंत्री बना दीजिए ताकि मैं चेक कर सकूं कि जनता को शुद्ध घी मिल रहा है या नहीं। अंत में भोलू अपनी पत्नी कावेरी के साथ फिर से खेतों में काम कर रहा है और मुन्ना हमेशा की तरह पेड़ के नीचे आराम फरमा रहा है। जीजा जी, राजा की जिंदगी अच्छी थी या ये किसान की? वहाँ हाथ हिलाने पर पानी मिलता था, यहाँ पानी के लिए कुआं खोदना पड़ता है। मुन्ना, वहाँ जो पानी मिलता था उसमें डर का स्वाद था। यहाँ की मेहनत की रोटी में शांति का स्वाद है। तो दोस्तों, भोलू की ये कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य किसी के हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि उसके कर्मों में छिपा होता है। छल से मिली सत्ता कभी सुख नहीं देती, जबकि सच्चाई और मेहनत का रास्ता हमेशा सुखद होता है। तो दोस्तों, अगर आपको भोलू और राजयोग की रेखा की ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।